नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है राजतली क्लासेस बीकानेर। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लासों के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है चौहान वंश। चौहान वंश की पिछली क्लास के अंदर हमने दोस्तों अजयराज जी को पढ़ा था। बाद में हमने बात की अर्णोराज जी के बारे में, ठीक है। तो अर्णोराज जी के बारे में बाद में हमने शुरू किया था विग्रहराज चतुर्थ। तो विग्रहराज चतुर्थ के बारे में हमने एक दो लाइनें की बात की थी। विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश के बड़े शासक है। आज हम उनके बारे में विस्तार पूर्वक बात करते हैं। उनके शासनकाल के क्या क्या प्रसिद्ध घटनाएं हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकती है। दोस्तों, अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम चैनल को आप जरूर अनिवार्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको टेस्ट देते रहें। आप क्लास के अंदर जो पढ़ाया जाता है वहाँ शाम को हमेशा आपके क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे। तो विग्रहराज चतुर्थ के बारे में दोस्तों हमने क्या लिखा था? विग्रह राज चतुर्थ शासनकाल कितना बताया था आपको? ठीक है। ये ऑफिशियल, जैसे आप ऑथेंटिक किताबें पढ़ोगे एनसीईआरटी की, कहीं कहीं तो इनको 1153 से लेकर 63 बताया गया है। लेकिन आप जब ऑथेंटिक एनसीईआरटी की पढ़ोगे, हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें पढ़ोगे तो उनके अंदर शासनकाल इनका ये माना गया है। तो हम इसी को ही सही मानेंगे क्योंकि उन किताबों की मान्यता है और 58 इसको सही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों। बिसल देव भी इनको कहा जाता है, मैंने बताया बिसल देव भी। उपाधि हमने लिखी थी कवि बांधव, कटिबंधु। ठीक है। तो कवि बांधव दोस्तों, कवि बांधव की जो उपाधि है, कवि बांधव, ये जो उपाधि है मैंने आपको बताया, तो कवियों को ये शरण देता था, कवियों का आश्रय दाता था। क्या था? कवियों का आश्रय दाता था। और ये उपाधि किसने दी थी? गोविंद तृतीय को वेरी भट्ट की उपाधि दी थी ना, जयानक ने। ठीक है। वो सेम जयानक ने ही इन्हें कवि बांधव की उपाधि दी है। जयानक की पुस्तक कौन सी दोस्तों? पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय जयानक की पुस्तक है ये। ठीक है ना। जयानक की क्या है? पुस्तक है ये। ठीक है। तो ये उपाधि इनकी कवि बांधव, कटिबंधु, बिसल देव, ये सारी उनकी उपाधियां थी, हमने बात की। और कला व संस्कृति का स्वर्ण काल, चौहानों में कला व संस्कृति का स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है। अब स्वर्ण काल क्यों माना जाता है? जैसे कुंभा के अंदर हमने मेवाड़ के अंदर बात की कि मेवाड़ के अंदर आपके राजस्थान का स्वर्ण काल कला व संस्कृति के अंदर, स्थापत्य के अंदर आपके कुंभा जी का माना जाता है। मेवाड़ में कुंभा के बाद में सबसे ज्यादा स्थापत्य का काम महाराणा राज सिंह के समय हुआ था। ठीक। इन्होंने क्या किया है? आपके विग्रहराज ने 1153 में अजमेर में, 1153 में अजमेर में संस्कृत पाठशाला, संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। बड़ी प्रसिद्ध है ये इनकी, बहुत बार पेपरों में आ रखा है दोस्तों, बहुत बार पेपरों में अंदर आ रखा है। संस्कृत पाठशाला का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया? तो विग्रहराज चतुर्थ ने कराया। विग्रहराज चतुर्थ ऑप्शन में आ जाए, चाहे आपके बिसल देव आ जाए, चाहे बिसल देव आ जाए, बात एक ही है, इन्हीं का ही दूसरा नाम है। ठीक है। तो संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया दोस्तों। संस्कृत पाठशाला के अंदर इन्होंने अपने एक पौराणिक नाटक है आपके वेदों में, हरिकेली। हरिकेली नाटक क्या है दोस्तों? अर्जुन और पांडवों में अर्जुन थे, अर्जुन और भगवान शिव के बीच में युद्ध हुआ था। जब अर्जुन है, महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन जब दिव्य अस्त्रों के लिए तपस्या कर रहे थे ना, पशुपास्त्र के लिए तपस्या कर रहे थे, उस समय भगवान शिव जी उनकी परीक्षा लेने के लिए भेष बदल कर आए थे और उनके साथ थोड़ा कंपटीशन किया था। शिव, अर्जुन को पता नहीं था साक्षात महादेव है मेरे सामने, उन्होंने सोचा कोई और ही है। तो इनकी परीक्षा लेने के लिए उनके बीच में युद्ध हुआ था और इसी युद्ध को क्या है, इसी युद्ध का उल्लेख है हरिकेली नाटक के अंदर है। ठीक है। तो ये जो हरिकेली नाटक के जो श्लोक है ना दोस्तों, हरिकेली नाटक के जो श्लोक है वो इसने इस संस्कृत पाठशाला के दीवार है, ऐसे संस्कृत पाठशाला ये बनाकर ऊपर इस प्रकार से अपने था। तो इन दीवारों पर क्या है? इन दीवारों पर हरिकेली नाटक के है ना, इसने श्लोक लिखा दिए। ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, पूछा गया है पहले ये क्वेश्चन, तो लिख लीजिए संस्कृत
संस्कृत पाठशाला पर विग्रह राज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक के श्लोक लिखवाए। ये आपके संस्कृत पाठशाला का निर्माण 1153 के अंदर हुआ है। विग्रहराज चतुर्थ ने इस पर क्या है, हरिकेली के श्लोक लिखवा दिए। हरिकेली लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही ध्यान रखो नॉलेज के लिए। तो शिवजी और अर्जुन के बीच में क्या है, युद्ध है। शिवजी और अर्जुन के बीच में युद्ध का उल्लेख है आपके। तो दोस्तों आपको पता है कि बाद में 1192 के अंदर तराइन का दूसरा युद्ध जो पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, मोहम्मद गोरी जीत जाता है। तो मोहम्मद गोरी तो वापस आपके गजनी के अंदर चला जाता है, लेकिन भारत के अंदर अपने गुलाम थे, उसके गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक। बाद में गुलाम वंश की स्थापना हुई ना अपने, तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपके इस संस्कृत पाठशाला को तोड़वा दिया और वहां पर क्या है, मस्जिद का निर्माण करवाया। क्या कराया दोस्तों, मस्जिद का निर्माण करवाया। इस प्रकार से अपना ये मंदिर था वहां पर, ठीक है। तो इस मंदिर के ऊपरी चीज को तो इसने तोड़ दिया, ठीक है। ये दीवारें तो अभी भी वही है, आप जाओगे कभी तो इसने ये दीवारें धरा दी, ऊपर क्या बना दिया, इस प्रकार का गुंबद बना दिया अपने उधर गजनी की शैली के अंदर, मुस्लिम शैली के अंदर। यहाँ पर क्या बना दिया, मस्जिद। तो आप लिखिए 1198 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत पाठशाला को तोड़वा कर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया। तो दोस्तों इसका नाम 2.5 दिन का झोंपड़ा इसलिए है क्योंकि उस मंदिर को तोड़ाकर, अपने संस्कृत पाठशाला को तोड़ाकर 60 घंटों के अंदर क्या है, इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया। क्या 60 दिनों के अंदर इस मस्जिद का निर्माण करवाया, इसलिए 2.5 दिन के अंदर इस मस्जिद का निर्माण हो गया था, इसलिए इसको क्या कह दिया, 2.5 दिन का झोंपड़ा। यहां पर दोस्तों इसके बारे में कुछ आप तथ्य लिखो, यहीं पे लिख लो नीचे, 2.5 दिन का झोंपड़ा यहां लिखना शुरू करो। यह राजस्थान की पहली मस्जिद है दोस्तों। इससे पहले राजस्थान के अंदर कोई मस्जिद नहीं थी। राजस्थान की पहली मस्जिद ये है, किसने बनाई है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई है। राजस्थान की पहली मस्जिद। निर्माण किसने करवाया भाई, 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक। यहां कौन से पीर है, यहां पंजाब शाह पीर है, पंजाब शाह पीर का उर्स भरता है। उर्स मतलब मेला, अपने कहते हैं मेला और अपने मुसलमानों के अंदर कहते हैं उर्स। तो ये राजस्थान की पहली मस्जिद कौन सी है, 2.5 दिन का झोंपड़ा। निर्माण किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब कराया, 1198 के अंदर करवाया है, ठीक है। कोई इसको 1154 में भी कहते हैं दोस्तों, कुछ किताबों के अंदर, लेकिन ये ज्यादा सही है 1198। तो पंजाब शाह पीर का यहाँ मेला भरता है। यहाँ जो अपन कहते हैं ना कि अपने यहाँ कौन से बाबा जी का है, तो ये अपने क्या है, यहाँ पंजाब शाह पीर है। इन पंजाब शाह पीर का यहाँ पर मेला भरता है। और ये 2.5 दिन का झोंपड़ा है, ये 16 खंभों पर बना हुआ है, 16 खंभों पर बना है। ये क्या है, 16 खंभों पर 2.5 दिन का झोंपड़ा बना है, ठीक है ना दोस्तों। ये कहाँ है 2.5 दिन का झोंपड़ा, अजमेर के अंदर है, क्योंकि संस्कृत पाठशाला अजमेर के अंदर थी, उसी को तोड़ा कर तो बनाया है, ठीक है। तो ये तथ्य है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। ये क्या है, राजस्थान की पहली मस्जिद है। तो दोस्तों मस्जिद की बात चल रही है, तो राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद भी बता दो, साथ में ही आपको यहाँ पर याद हो जाएगा। बताओ
आप सबको पता है, मुझे पता है। राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है दोस्तों? राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है दोस्तों? जामा मस्जिद। कौन सी है? जामा मस्जिद। ये जामा मस्जिद है कहां दोस्तों? ये है कहां? ये आपके कहां है? शाहबाद 12 के अंदर है। कहां है? शाहबाद 12 के अंदर है। अब क्वेश्चन आता है, इसका निर्माण किसने करवाया सर? तो इसका निर्माण भाई औरंगजेब ने करवाया। किसने करवाया है? औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया है। राजस्थान की पहली मस्जिद आपको पूछा जाए तो आपको आंसर देना है 2.5 दिन का झोंपड़ा। पंजाब शाउर्स का मेला भरता है आपके 2.5 दिन वो मेला भरता है। 2.5 दिन में बनी थी, 2.5 दिन का ही वो मेला होता है और निर्माण उसका कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया है। ठीक है। और आपको ऐसे भी पूछ ले, हरी केली नाटक के अवशेष राजस्थान में किस स्थान पर मिलते हैं? लिख लेना उसके नीचे वहीं पे, हरी केली नाटक के अवशेष राजस्थान के किस स्थान पर मिलते हैं? तो अजमेर के अंदर। अजमेर में वर्तमान में क्या? 2.5 दिन का झोंपड़ा। क्योंकि मैंने आपको बताया था उन्होंने क्या किया, ऊपर से तोड़वा दिया, ये वाला भाग तोड़ा दिया, लेकिन ये दीवारें सेम ही रखी, ऊपर उन्होंने गुंबद बना दिया। तो इन दीवारों पर तो आज भी हरी केली के नाटक इस 2.5 दिन की मस्जिद के अंदर, पंजाब शाउर्स वाले इसके अंदर, यहाँ 16 खंभों पर आज भी क्या दिखते हैं? हरी केली नाटक के श्लोक लिखे हुए हमें दिखते हैं दोस्तों। ठीक है ना। और एक जगह और बताओ जहां पर हरी केली के श्लोक लिखे हुए हैं। एक जगह ऐसी और है जहां पर, वो भारत के अंदर नहीं है, वो आपके है ब्रिस्टेन इंग्लैंड के अंदर। तो हरी केली नाटक के दोस्तों श्लोक हमें और भी कहां मिलते हैं? ब्रिस्टेल इंग्लैंड के अंदर। ठीक है ना। यहां पर दोस्तों अपने पुनर्जागरण के पितामह जिन्हें हम कहते हैं राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, हम भारतीय इतिहास के अंदर पढ़ेंगे, पुनर्जागरण के अंदर इनका सबसे ज्यादा योगदान है। ठीक है। तो राजा राम मोहन राय की समाधि कहां पर है? समाधि आपके ब्रिस्टेल इंग्लैंड के अंदर है। ये इंग्लैंड गए थे और वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनके जो समाधि पर जो स्मारक बना हुआ है उस पर भी हरी केली नाटक के लेख उत्कीर्ण है। ठीक है ना। तो भारत के अंदर तो हरी केली नाटक सिर्फ अपने अजमेर के अंदर 2.5 दिन के झोंपड़े के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन राजा राम मोहन राय की समाधि पर भी हरी केली नाटक के लेख, हरी केली नाटक के लेख आपके क्या है? उत्कीर्ण है। ये बात लिख लेना। ठीक है। तो वो तो अपने उधर वाली बात पूरी हो गई, अजमेर वाली और हरी केली नाटक की। अब देखो राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद शाहबाद 12 के अंदर है, निर्माण करवाया औरंगजेब ने। वो पहली मस्जिद है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है। राजस्थान के अंदर दोस्तों एक जामा मस्जिद और है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक जामा मस्जिद और है, वो है दोस्तों भरतपुर के अंदर जामा मस्जिद। ये क्वेश्चन भी आ रखा है। ये जामा मस्जिद है दोस्तों, ये पहली नहीं है। ठीक है ना। ये पहली तो 2.5 दिन की झोंपड़ी, ये सबसे बड़ी जामा मस्जिद नहीं है। सबसे बड़ी जामा मस्जिद जो राजस्थान के अंदर स्थित है वो तो आपके कौन सी है? शाहबाद 12 वाली राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है, निर्माण करवाया औरंगजेब ने। लेकिन दोस्तों ये जो दूसरी जामा मस्जिद है राजस्थान के अंदर, ये भरतपुर के अंदर है और इसका निर्माण किसने करवाया है दोस्तों? बलवंत सिंह ने। किसने करवाया है? बलवंत सिंह। ये क्वेश्चन आ रखा है कि भरतपुर की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? तो भरतपुर की जामा मस्जिद का निर्माण दोस्तों बलवंत सिंह ने करवाया है। तो दोनों जामा मस्जिद को याद रखना। सबसे बड़ी जामा मस्जिद है वो तो आपके शाहबाद 12 के अंदर है और औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया है। ठीक है। और जो दूसरी जामा मस्जिद है ये भरतपुर के अंदर है और वो बलवंत सिंह ने निर्माण करवाया है। ठीक है। तो पहली मस्जिद की बात जब आई तो आपको साथ में बता दिया कि सबसे बड़ी मस्जिद भी कौन सी है, ताकि आपको साथ में ही चीजें याद हो जाए। एक तो इसने कला व संस्कृति के अंदर स्वर्णकाल संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया इसलिए, और एक इन्होंने बिसलपुर का
बिसलपुर की स्थापना की। बिसलपुर शहर है, इस बिसलपुर की स्थापना की। इनका नाम हमने पढ़ा, यहाँ पे लिखा हुआ था, बिसल देव भी इनको कहते हैं। एक तो इन्होंने बिसलपुर की स्थापना की, ये भी अजमेर के अंदर ही है दोस्तों, ठीक है ना। और यहीं पे बिसलपुर के अंदर इन्हें बिसलसर झील का भी निर्माण करा दिया। बिसलसर झील का निर्माण करवाया। मैंने आपको बात की, सर मतलब क्या होता है? सरोवर। सर का मतलब क्या होता है? सरोवर। तो अपने राजस्थान के अंदर देख लो, अभी बीकानेर के अंदर लूणकरण सर, भामट सर, ये जहां पे भी सर है तो वहां पर तालाब है, कोई झील है, इसलिए पीछे क्या लगाते थे? सर लगाते थे। तो बिसलसर झील का निर्माण अजमेर के अंदर भी इन्होंने ही करवाया है। तो ये इनके कुछ प्रसिद्ध काम थे। अब इनके देखो, इन पर एक पुस्तक भी लिखी गई है दोस्तों। इन पर विग्रहराज चतुर्थ पर पुस्तक लिखी गई है आपके बिसल देव रासो। बिसल देव रासो बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिसल देव रासो किसने लिखी है? नरपति नाहल। नरपति नाहल ने बिसल देव रासो पुस्तक लिखी है। नरपति में कितने नाम है भाई? एक हो गए, र दो प और ती, 4। नरपति में कितने? इसमें 4 खंड है पुस्तक में। क्या है दोस्तों? 4 खंड। पुस्तक में क्या है? 4 खंड है। इनकी पत्नी थी दोस्तों राजमती। पत्नी कौन थी? राजमती। पत्नी थी इनकी राजमती। राजमती से पहले इनको प्रेम होता है। पहले खंड में प्रेम का उल्लेख है। पहले खंड का क्या है? प्रेम का उल्लेख है। दूसरे खंड में इनका क्या है? विग्रह का उल्लेख है। दूसरे खंड में दोनों बिसल देव और राजमती क्या है? एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं और आपके ये राजमती चली जाती है, अपने घर चली जाती है अपने पिताजी के यहाँ पर। और चौथे के अंदर वापस विग्रहराज भी गुस्सा हो जाते हैं। विग्रहराज को चौथे के अंदर वापस, दोनों में वापस प्रेम हो जाता है, ठीक है। तो आप इस 4 खंडों का ध्यान रखना। ये आपको कुछ कोई नहीं पूछेगा कौन से भाग में प्रेम का उल्लेख है, ये क्या है। हिंदी साहित्य जो 2nd ग्रेड 1st ग्रेड होते हैं उसमें पूछते हैं। तो इसमें क्या है? 4 खंड है, इसका ध्यान रखना। पुस्तक लिखी किसने, किस पर है? ये विग्रहराज चतुर्थ पर है। इनके दरबार में दोस्तों एक सोमदेव भी था। सोमदेव कौन है भाई? एक इनका दरबारी था सोमदेव। सोमदेव ने दोस्तों पुस्तक लिखी है ललित विग्रह राज। ललित विग्रह राज। इसके अंदर दोस्तों सोमदेव इसके अंदर सोमदेव ने ना विग्रह राज चतुर्थ व देवलपुरी रानी है, इनके प्रेम प्रसंग का उल्लेख किया है। किसका किया है? प्रेम प्रसंग का उल्लेख किया है। तो भाई राजमती तो नाराज होकर जाना उसका वाजिब है। देख लो, ये देवलपुरी से भी क्या है? प्यार कर रहे हैं, तो इसलिए वो नाराज होकर चली गई थी। तो यहाँ इतना ही, ये पुस्तक बहुत बार पूछी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ललित विग्रह राज के लेखक कौन है? सोमदेव। तो इन पुस्तकों को दोनों को ध्यान रख लेना। ललित विग्रह राज पुस्तक किसने लिखी है? सोमदेव ने लिखी है। बताओ, विसल देव रासो, नरपतिलान, 4 नाम है, 4 खंड है। इनकी पत्नी थी राजमती, और ये इनकी पत्नी नहीं थी, इनसे प्रेम प्रसंग का उल्लेख है। कौन सी पुस्तक में है? ललित विग्रह राज। और पुस्तक के लेखक कौन है? ये सोमदेव इनके लेखक हैं। तो भाई ये तो इनकी पुस्तकें और कुछ निर्माण कार्य हो गए। इन्होंने युद्ध भी किए हैं भाई। युद्ध के अंदर ऐसा है दोस्तों कि इन्होंने सबसे पहले तो 1157 में दिल्ली व झांसी विजय की। झांसी हरियाणा के अंदर है दोस्तों। वर्तमान में जो झांसी है वो हरियाणा के अंदर है। तो आप लिखिए, पहला
चौहान शासक जिसने दिल्ली विजय की, दिल्ली विजय की। ये भाई चौहानों का पहला शासक है। मैंने आपको क्या बात की, हम बात कर रहे हैं अजमेर और सांबर, अजमेर कह दो सांबर कह दो, उनके चौहानों की बात कर रहे हैं, दिल्ली की नहीं बात की है। तो दिल्ली को विजय करने वाला पहला चौहान शासक कौन है? विग्रह राज चतुर्थ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विग्रह राज चतुर्थ है, ठीक है ना। विग्रह राज चतुर्थ ने 1157 के अंदर आपके विजय की है दिल्ली को, ठीक है, पहला चौहान शासक। और सबसे पहले दिल्ली को राजधानी बनाने वाला भी कौन है? भाई दिल्ली को जीता है तो इसने दिल्ली को क्या बना ली? राजधानी बना ली, ठीक है। तो इसने दिल्ली को राजधानी बना ली। तो साथ में ये भी लिख लो, पहला चौहान शासक जिसने दिल्ली विजय की और पहला चौहान शासक जिसने दिल्ली को राजधानी बनाई। तो भी विग्रह राज चतुर्थ ही दोनों का आंसर है, क्योंकि दिल्ली जीतकर इसने दिल्ली को क्या बना लिया? राजधानी बना ली। तो दिल्ली में किसको पराजित किया था इसने? विग्रह राज चतुर्थ ने दिल्ली के शासक, दिल्ली पर दोस्तों तोमरों का कब्जा था। किन का कब्जा था? तोमर, तोमरों का कब्जा था। विग्रह राज चतुर्थ ने दिल्ली के शासक तोमर को पराजित किया, तोमर को पराजित किया। तो दिल्ली में इन्होंने तोमर को पराजित करके दिल्ली विजय की और पहला चौहान शासक हुआ जिसने दिल्ली को विजय किया, और पहला चौहान शासक हुआ जिसने दिल्ली को क्या बनाई? अपनी राजधानी बनाई। किसको पराजित करके? तोमर को पराजित करके। तो आप आगे लिखिए, आगे लिखो दोस्तों। भाई दिल्ली के अंदर ही प्रवेश कर गए, दिल्ली को राजधानी बना ली। जब हम प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर बात करेंगे तो अशोक ने दिल्ली में स्तंभ लेख है, अशोक महान सम्राट अशोक थे ना, तो उनका एक स्तंभ लेख है दिल्ली के अंदर। तो उस अशोक का स्तंभ लेख तो जो था इस प्रकार से थे, लंबा विजय स्तंभ की तरह। तो उसी स्तंभ लेख पर अपने भी क्या है? कीर्ति लिखा दी भाई। प्रथम चौहान शासक विग्रह राज चतुर्थ ने दिल्ली पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार से 2-3 श्लोक अपने लिखा दिए। तो आपको पूछ ले, दिल्ली के अशोक स्तंभ पर किस चौहान शासक का लेख उत्कीर्ण है? तो विग्रह राज चतुर्थ है। तो लिख लो, दिल्ली विजय कर अशोक स्तंभ पर अपनी कीर्ति व लेख लिखवाया, कीर्ति व लेख लिखवाया। ठीक है दोस्तों। तो कौन सा चौहान शासक है जिसने दिल्ली के अशोक स्तंभ पर अपनी कीर्ति लिखवाई, या दिल्ली के अशोक स्तंभ पर कौन से चौहान शासक का उल्लेख है? तो विग्रह राज चतुर्थ इसका आंसर होगा। एक तो इसने पराजित किया इनको, एक दोस्तों गजनी का शासक था खुसरो शाह। कौन था भाई? नाम लो वापस लिखो, गजनी के खुसरो शाह को पराजित किया इसने। गजनी का शासक कौन था भाई? गजनी के खुसरो शाह को पराजित किया। इसने क्या किया भाई? गजनी के खुसरो शाह को पराजित किया। ये लाइनें आपको याद करनी है, ठीक है ना। ये जैसे अर्णोराज ने आपके मालवा के नरवर्मन को पराजित किया, लेकिन आबू के युद्ध के अंदर वो आपके उनसे हार गया। तो ये सारी चीजें है ना, इनको ध्यान रखोगे, इनके ही आपके क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ विग्रह राज चतुर्थ हटाकर आपको कह देंगे कि भाई अजय राज ने गजनी के खुसरो शाह को पराजित किया। जैसे मैंने आपको बताया था, गोविंद सेकंड ने गजनवी के आपके आक्रमण को क्या कर दिया? मारवाड़ में ही रोक दिया, मारवाड़ से आगे नहीं बढ़ने दिया। तो आप क्या है, गजनी और गजनवी में कंफ्यूज हो जाओगे। वहां ऑप्शन में आएगा कि गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक खुसरो शाह को पराजित किया, तो वो गलत हो जाएगा। इन लाइनों को याद करना आप ढंग से, ठीक है ना।
चौहानों के अंदर से क्वेश्चन आते हैं, अगर इनमें से क्वेश्चन आएंगे ना तो थोड़े इस प्रकार के आएंगे, इसको आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, गजनी के खुसरो शाह को पराजित किया, ये तो हो गया आपके। और ये जो दोस्तों विग्रहराज चतुर था ना, ये शैव मतावलंबी था, मतलब शिव जी को, ये शिव जी धर्म, शिव को मानने वालों को क्या कहते हैं, शैव, शैव। तो ये शैव मतावलंबी था, शैव धर्म को मानने वाला था। लेकिन आपके इसने शैव धर्म को मानते हुए भी इसने एकादशी को क्या है दोस्तों, पशुवध, पशुवध पर क्या कर दिया, प्रतिबंध कर दिया। ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है, ये भी आप ध्यान रखना। शैव होने के बावजूद एक व्यक्ति था धर्म घोष, धर्म घोष के कहने पर एकादशी, एकादशी मतलब 11 कहते हैं ना, 1 और 10 एकादशी, एकादशी पर पशुवध पर क्या कर दिया भाई इसने, प्रतिबंध कर दिया, पशुवध पर बैन कर दिया, क्या कर दिया, प्रतिबंध, बैन कर दिया इसने। ठीक है, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है भाई। और दोस्तों इसके बारे में जयानक ने इनको क्या कहा है भाई, ये तो मैंने आपको लिखा दिया। कवि बांधव की उपाधि किसने दी है, जयानक ने दी है। गोविंद थर्ड को वेरी भट्ट की उपाधि भी किसने दी है, जयानक ने दी है। जयानक की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, पृथ्वीराज विजय। अब दोस्तों बात करते हैं किलोहॉर्न, किलोहॉर्न, किलोहॉर्न ये एक इतिहासकार है दोस्तों। किलोहॉर्न ने क्या कहा कि ये भवभूति, यह भवभूति और कालिदास की होड़ कर सकता था। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में किलोहॉर्न इतिहासकार ने क्या कहा है, यह भवभूति व कालिदास की होड़ कर सकता था। तो ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है भाई, किलोहॉर्न। ये आपको पूछ ले कि किलोहॉर्न ने किसके लिए कहा कि भवभूति व कालिदास की होड़ कर सकता था, तो वो विग्रहराज चतुर्थ है। ये आपको ऐसे कह दे ये भवभूति व कालिदास की होड़ कर सकता है, ये कथन किसका है, किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं, तो इस कोटेशन को आप ध्यान रखना। तो ये अपने विग्रहराज चतुर्थ थे, पहले शासक जिसने दिल्ली को, चौहानों के पहले शासक जिसने क्या किया है, दिल्ली पर विजय प्राप्त की और दिल्ली को राजधानी बनाया है। ठीक है, इनका संस्कृत पाठशाला जो 1153 में बनाई वो बड़ी प्रसिद्ध है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखना। इन्हें तोमरों को पराजित किया, आपके गजनी के खुसरो शाह को पराजित किया। तो ये इनकी इंपॉर्टेंट हमें बातें करनी थी। ये सारी चीज आप दोस्तों याद करना बढ़िया तरीके से, और उम्मीद है आप पिछली क्लासों को देख रहे हो और बराबर पढ़ाई आपकी चल रही है। तो दोस्तों पढ़ाई बीच में रोकना मत, करते रहना। और पीछे वाली चीजों की रिवीजन जरूरी है दोस्तों, रिवीजन ही पढ़ाई है। पिछली वाली चीजों को आप खुद अभी पता करो कि आपको मारवाड़ पढ़े हुए कितना दिन हो गया, और अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया बात है, वरना आप जल्दी से जल्दी रिवीजन पर ध्यान रखते रहो। ऐसा मतलब नहीं आज जो क्लास के अंदर चल रहा है वो पढ़ लिया, ठीक है कल पढ़ाएंगे वो पढ़ लेंगे। पिछली वाली क्लासों के अंदर जो भी हमने पढ़ा है वो भी आपको याद होना जरूरी है, वरना क्या मतलब हुआ हमने उसका पढ़ा दो। ठीक है, तो आप संडे के अंदर, संडे मैंने आपको पहले ही बताया, संडे या कोई भी डे हो जो आपको अच्छा लगे, उस दिन के अंदर पिछले 6 दिनों के वो सारे पढ़ो। महीने के 2 दिन, लास्ट वाले 2 दिन मान लो 27, 28, 29, इन 3 तारीखों के अंदर पूरे 3 दिनों के अंदर और कुछ मत पढ़ो, आप पूरी वापस जो भी है उन चीज़ों का रिवीजन लगाओ। तो अगर आप बिल्कुल इस तरीके से चलोगे दोस्तों तो आपको बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ के बाद में हम बात करते हैं, विग्रहराज चतुर्थ के बारे में आए आपके सोमेश्वर। सोमेश्वर का शासनकाल लिख लीजिए, 63 तक अपने विग्रहराज चतुर्थ थे।
ये 77 तक थे। ठीक है, तो दोस्तों सोमेश्वर जी के शासनकाल के अंदर तो हम बात की जाए तो सोमेश्वर जी के शासनकाल के अंदर इनके एक सेनापति थे जिनका नाम था केमास। केमास ने नागौर के दुर्ग का निर्माण करवाया। इतनी ही बात हमें ध्यान रखनी है। इनके सेनापति केमास ने नागौर के किले का निर्माण करवाया। इस नागौर के किले का दोस्तों, नागौर का जो किला है ये जो नागौर का किला है दोस्तों, इस किले की ये खासियत है कि यहाँ अगर आप इस पर तोप चलाओगे ना, तो तोप का गोला इस किले पर लगेगा नहीं, ठीक ऐसे इसके ऊपर से गुजर जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इसकी इसी विशेषता के जो हकदार है वो केमास है। केमास ने इस प्रकार का कुछ तरीका लगाया कि इस पर तोप आक्रमण करने पर इसके ऊपर से निकल जाती थी तोपें। तो इसी खासियत को देखते हुए यूनेस्को ने नागौर के किले को क्या है दोस्तों, एक्सीलेंस अवार्ड दिया है। ठीक है, तो ये आप यहीं पे लिख लीजिए। यूनेस्को की स्थापना 1946 के अंदर हमने बात की है। यूनेस्को की स्थापना याद रखना इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को मुख्यालय पेरिस के अंदर है। यूनेस्को ने नागौर के किले को एक्सीलेंस अवार्ड दिया। एक्सीलेंस अवार्ड हिंदी में लिख लो, बोले अवार्ड प्रदान किया। तो एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त करने वाला राजस्थान का किला कौन सा है दोस्तों, नागौर। किस लिए, क्योंकि इस पर अगर आप तोप का आक्रमण करो तो गोले बिल्कुल इसके ऊपर से निकल जाएंगे, इसकी दीवारों को बिना नुकसान पहुंचाए। ठीक है, तो सोमेश्वर के जो पुत्र हैं दोस्तों, इनकी पत्नी है वो है आपके कपूरी देवी, और इन्हीं पुत्र हुए पृथ्वीराज चौहान। ये कौन से पृथ्वीराज चौहान है, थर्ड। इन ना आपके विग्रहराज चतुर्थ के बाद में दोस्तों एक पृथ्वीराज सेकंड आ गए थे। ठीक है, लेकिन उनका कुछ योगदान है नहीं, तो हम उनकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपने जो पृथ्वीराज चौहान को हम जानते हैं महान, अपने भारत के शासक पृथ्वीराज चौहान अपने थर्ड वाले हैं। कौन से, थर्ड, तीसरे। ठीक है ना, तो इनके पिता कौन है पृथ्वीराज चौहान के, सोमेश्वर। माता कौन है, कपूरी देवी। ये कपूरी देवी है ना, ये दोस्तों कलचुरी वंश की है। कलचुरी वंश की है। ठीक है ना, तो अपने महान शासक हमारे गौरव पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में आज हम बात शुरू करते हैं। पृथ्वीराज चौहान, महान हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक। ठीक है ना, बड़े बाद में एक बार तो देखो बीच में अकबर को हराकर आपके कौन बन गए थे भाई, हेमू भी बन गए थे, लेकिन हेमू बड़े कम समय के लिए रहे हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई के अंदर हेमू की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, और वापस मुगल वंश की स्थापना आपके 1555 के अंदर हो गई थी। अभी आप लिखो पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल याद रखना भाई, ये पहली बात हुई। तीसरे हैं पृथ्वीराज चौहान, इनके पिता 77, तो 77 को ये बन गए, और 1192 तक ये भारत के शासक रहे। तो सबसे पहले लिखिए आप पिता का नाम सोमेश्वर, माता कौन है, कलचुरी। माता कपूरी देवी, कलचुरी तो वंश है। वंश कौन सा है, माता कौन से वंश की थी, जैसे वो चालुक्य की
कांचन देवी चालुक्य वंश की थी, जय सिंह सिद्धराज की पुत्री, ठीक उसी प्रकार है। ठीक है, तो माता कौन है भाई? माता इनकी कपूरी देवी, कलचुरी वंश। नाना कौन है भाई इनके? नाना अनंगपाल तोमर, अनंगपाल तोमर। इनके आपको भाई पूछ ले, भाई है हरिराज। पृथ्वीराज चौहान के आपको क्या पूछ ले? प्रधानमंत्री पूछ ले। प्रधानमंत्री कौन थे भाई? प्रधानमंत्री थे केमास। ये क्वेश्चन पिछली बार आ रखे हैं, ऐसे आते हैं तो आपको लिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री कौन है? केमास। सेनापति पूछ ले, सेनापति। इनके मुख्य सेनापति तो भुवन थे। कौन थे? भुवन। और इनके गुरु पूछ ले, पृथ्वीराज चौहान के गुरु तो आपके थे आचार्य राम। आचार्य राम इनके क्या थे? गुरु थे। इनका दोस्तों जन्म कब हुआ है? पृथ्वीराज चौहान जी का जन्म कब हुआ है भाई? पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ है? तो भाई जब राजा बने ना उनसे ठीक 11 साल पहले। पृथ्वीराज जी का जन्म कब हुआ है? जन्म हुआ है 1166। कहाँ हुआ है? अहिल पाटन। अहिल पाटन। अहिल पाटन आपको पता है ये गुजरात के अंदर है। अहिल पाटन के अंदर इनका क्या हुआ है दोस्तों? जन्म हुआ है 1166 के अंदर। आपको पूछ ले पृथ्वीराज चौहान जब राजा बने उस समय कितनी उम्र के थे? तो 11 वर्ष की आयु के अंदर, 11 वर्ष की आयु में राजा बने। ये तो कुछ फैक्ट्स है जो आपको याद ही करने होंगे दोस्तों। उपाधि भी देख लो, राय पिथौरा। राय पिथौरा, राय पिथौरा इनकी उपाधि है। और क्या है? दल पुंगल। दल पुंगल। राय पिथौरा इन्होंने एक महल भी बनाया था दिल्ली के अंदर। राय पिथौरा इन्होंने क्या बनाया था? महल बनाया था राय पिथौरा, इसलिए इनकी उपाधि भी राय पिथौरा है। और राय पिथौरा महल को तोड़कर ही भारत की पहली मस्जिद बनाई थी दोस्तों। भारत की पहली मस्जिद उसी ने ही बनाई थी जिन्होंने राजस्थान की पहली मस्जिद बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई है, कुवलय-उल-इस्लाम। कुवलय-उल-इस्लाम। राय पिथौरा महल को तोड़कर ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत की पहली मस्जिद बनाई थी। ठीक है, तो ये इनकी उपाधि है। पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में कल अगली क्लास के अंदर हम इसको पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में बात करेंगे। और अपने ये अजमेर या सांबर के जो भी चौहान है कंप्लीट हो जाएंगे। और हम शुरू करेंगे अगली क्लास के अंदर रणथंभौर के चौहान, जिनके अंदर हमें मुख्यतः सिर्फ और सिर्फ हमीरदेव चौहान की बात करनी है, जिनके बारे में प्रसिद्ध है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल और हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। तो आज अगली क्लास के अंदर करेंगे पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में जो भी बातें हैं। तराइन का युद्ध होगा, पहला हम जीतेंगे, दूसरा हारेंगे। और इसी युद्ध के कारण भारत के अंदर आपके विदेशी आक्रांताओं की नींव डलेगी। इसीलिए तराइन के दूसरे युद्ध को क्या कहा जाता है? इतिहास में नील का पत्थर साबित हुआ था। ठीक है ना, यहीं से विदेशी लोगों की भारत के अंदर स्थापना हो गई। 1192 से पहले आप देखोगे कि कोई भी अपने यहाँ अफगानी शासक कोई नहीं थे। कोई मुस्लिम वंश की स्थापना 1192 के अंदर भारत में हुई है। 1192 से मुस्लिम वंश की स्थापना हुई, जो आपके 1707 तक तो अच्छी तरीके से चली। उसके बाद में तो हमें पता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद में तो कोई खास हुए नहीं अंग्रेजों का प्रभाव। 1707 के बाद में तो आपके मराठों का प्रभाव बढ़ गया। 1800 तक मराठों का प्रभाव था, बाद में 1800 के बाद में वो संधियों के बाद में अंग्रेजों का प्रभाव हो गया और बाद में हमें आज़ादी मिल गई। इस प्रकार से हम इतिहास करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, चैनल को बढ़ाते रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर। धन्यवाद।